नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMRS TGT PGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्न। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित व्याख्या सहित प्रश्नों की हमने एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम एक प्रश्न के साथ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं ताकि हमें परीक्षा में इन प्रश्नों के माध्यम से अधिक लाभ मिले। प्रश्न संख्या 225 तक हम कर चुके हैं। 226 आज हम देख लेते हैं। 226 से लेकर 250 तक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अभी जो हाल ही में परीक्षा होने वाली है, इन प्रश्नों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, तो देख लेते हैं ब्रज भाषा का विकास किससे माना जाता है। तो शोरशैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास माना जाता है। शोरशैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ और ये जो ब्रज भाषा है वो क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बोली मानी जाती है। इसके अलावा जो ये ब्रज भाषा है हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी ये बोली जाती है और अन्य भाषाओं की तरह जो संस्कृत से यह भाषा जन्मी है। अन्य भाषाओं की तरह इसका भी जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से, यानी संस्कृत मूल भाषा रही है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य भी उपलब्ध है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में हम देखें तो साहित्य उपलब्ध है, जैसे कि भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। ब्रज भाषा में तुलसीदास ने भी कुछ रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में लिखी है, कुछ अवधी भाषा में लिखी है। इसी तरह आगे चल के रीतिकाल, तो पूरा का पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक भारतेंदु युग में, आधुनिक काल के भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिला है। उसके बाद द्विवेदी युग में ब्रज भाषा का धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाने लगा और खड़ी बोली ने स्थान ले लिया। इस तरह बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या रही है? तो वो रही है अवहट, जो कि अपभ्रंश की दो पूर्वकालीन अवस्था और उत्तरकालीन अवस्था, दो अवस्थाएं मानी जाती है। जो 10वीं शताब्दी से पहले की है वो पूर्वकालीन कहलाएगी, तो बाद की है वो उत्तरकालीन कहलाएगी। तो उत्तरकालीन जो अवस्था है अपभ्रंश की वो अवहट है। अपभ्रंश का प्रवृत्ति रूप या उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? अपभ्रंश में कुल 8 स्वर माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वे 8 स्वर कौन कौन से हैं अपभ्रंश में? कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा स्वर अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। तो आप लोगों को ये 8 स्वर देख लेने हैं। अपभ्रंश के कौन कौन से हैं? ए, आ, बड़ी की थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया अभी, छोटी ई आएगा यहाँ पे, छोटी ई, बड़ी ई, फिर ऊ, फिर ये भी इसकी जगह आएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये जो 8 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए और औ, जो ये 8 मूल स्वर होते हैं अपभ्रंश के। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही जो है किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ये आप लोगों को बताना है कि मगही जो है वो बिहार की बोली है। तो इसके संबंध में और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। हिंदी के अनेक बोलियां या उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं। इनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगानिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य रचे गए हैं, जैसे कि ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं, अवधी में देखने को मिलते हैं हमें जो साहित्य रचनाएं, और कुछ कुछ राजस्थानी भाषा में भी हमें देखने को मिला है साहित्य। आदिकाल में हमने जैसे मैनोरिया उसमें और भोजपुरी में भी देखने को मिला है, लेकिन भोजपुरी में थोड़ा कम साहित्य हमें
देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर हमें अवधी और ब्रजभाषा में साहित्य अधिक देखने को मिले हैं। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है, ये आप लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास जो है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रहा है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो दोहा जो है अपभ्रंश का मुख्य छंद माना जाता है। जिस प्रकार से अपभ्रंश के बोध होने पर दोहा या दोहा का बोध होता है, अपभ्रंश कहने पर दोहा या दोहा का बोध होता है, उसी प्रकार से गाथा के कारण गाहाबंद कहा जाता है। यानी कि उसी प्रकार अपभ्रंश को दोहाबंद भी कहा जाता है। प्राकृत को गाथा के कारण गाहाबंद कहा जाता है और अपभ्रंश को दोहा के कारण दोहाबंद कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको एक कोटेशन भी बताई है। जिस प्रकार के दोहा या दोहा से अपभ्रंश के कहने पर दोहा या दोहा का बोध होता है, उसी प्रकार प्राकृत के गाथा से गाहा या गाथा का बोध होता है। ये जो कोटेशन दी गई है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो इसी प्रकार आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अपभ्रंश से हम ध्यान रखेंगे दोहा या दोहा और प्राकृत से हम ध्यान रखेंगे गाथा या गाहा। इस प्रकार से गाथा गाहाबंद या दोहाबंद हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न निकल के पूछे जाएंगे। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो तथ्य हम कर रहे हैं, एक प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्य, उन्हीं में से प्रश्नों को उठा लिया जाता है। तो हर परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम समझ के साथ और डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ते हैं तो हमारे सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, आगरा की बोली का क्षेत्र कौन सा है? आगरा की बोली का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। तो ब्रिज भी आगरा की बोली का क्षेत्र ब्रिज भाषा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ग्रीशन का द्वारा निर्दिष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना। ये आपको ध्यान रखना है। एक तथ्य, अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने कानपुर तक ब्रजभाषी क्षेत्र ही कहा है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली के जिले अवधी, लखनऊ, रायबेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्री शाश्वती तथा फतेहपुर, जो ये क्षेत्र रहे हैं ये अवधी के क्षेत्र रहे हैं। तो ब्रज के हमने देख लिए, जो ये हमने किए थे, ये ब्रज के क्षेत्र है, ये अवधी के क्षेत्र है और ये खड़ी बोली के। ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का है, कौन सा क्षेत्र ब्रज का है या कौन सा क्षेत्र अवधी भाषा का माना जाता है। तो इस प्रकार से खड़ी बोली के क्षेत्र भी हम देख लेते हैं। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिमिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर, मुरादाबाद आदि जो ये क्षेत्र रहे हैं ये खड़ी बोली के क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद बात करें हम छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी भारत की छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत मधुर व सरस भाषा है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला वजी की रचना कौन सी है? तो मुल्ला वजी की रचना आप लोगों को पता ही है, कुतुबुन मुस्तरी जो रचना रही है मुल्ला वजी की रही है, एक मुस्लिम कवि की रही है। प्रताप शाही की रचना नहीं है, नहीं पर आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है?
काव्य विलास प्रताप शाही की है। व्यंग्यार्थ कौमुदी भी इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। और श्रृंगार मंजरी, ये तीनों की तीनों रचनाएं है प्रताप शाही जी की है। लेकिन नवरस तरंग जो रचना है वो किस कवि की है? तो कवि बेनी परवीन की रही है नवरस तरंग। कवि बेनी परवीन की नवरस तरंग रचना रही है। इन्होंने नवरस तरंग लिखा है जिसमें कि नायक नायिका भेद वर्णित है। प्रताप शाही रतन सेन बंदीजन के पुत्र रहे हैं और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, 1882 में, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट तथ्य है, परीक्षा में पूछा जाता है। व्यंग्यार्थ कौमुदी कई बार पूछी गई है, किसकी रचना है? और सन आप देख सकते हैं संवत 1882 में। और संवत 1886 में इन्होंने काव्य विलास की रचना की। इन दोनों की दोनों रचनाएं, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। और निम्नलिखित और अन्य रचनाएं भी इनकी रही है जो कि हम देख लेते हैं। जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रतन चंद्रिका, जुगल नक्शिक, बलभद्र नक्शिक की टीका। इनकी जो कविता का काल रहा है 1880 से 1900 ईस्वी तक ठहरता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 235, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन रहे हैं? तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार रहे हैं लाल कवि। लाल कवि जो प्रसिद्ध रहे हैं महाराज छत्रपाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्र प्रकाश के 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ उन्होंने वर्णन किया। किसका वर्णन किया छत्र प्रकाश में लाल कवि ने? छत्र प्रकाश की आज्ञा से उनके जीवन चरित्र का, यानी कि छत्रसाल के ही जीवन चरित्र का छत्र प्रकाश में 2 चौपाइयों के बड़े ब्यौरों के साथ उन्होंने उनका वर्णन किया। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है और छत्र प्रकाश में छत्रसाल का संवत 1764 तक ही वृत्तांत आया है, मतलब 1764 तक ही बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 236, निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि नहीं है इनमें से, कई बार ये प्रश्न भी आया है परीक्षा में। तो नीतिकार इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो गिरिधर कविराय जो है जिन्होंने कुंडलियाँ लिखी थी, तो ये नीतिकार कवि नहीं है। ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस कवि ने कुंडलियाँ लिखी है? तो गिरिधर कवि ने लिखी है। तो रहीमदास, दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास जी रहे हैं, ये तीनों के तीनों नीति कवि रहे हैं। लेकिन ये गिरिधर कविराय नीति कवि नहीं है। तो गिरिधर दास जो है भारतेंदु के पिता थे, ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि माने जाते हैं। इनका नाम भारतेंदु गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरिधर दास यानी गिरिधरन रखते हैं। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि की रचे ग्रंथ 40, यानी कि उसमें जो गिरिधर दास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? लगभग 40 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से माना जाता है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मानी जाती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो उसका संबंध किस विद्वानों का माना जाता है इनमें से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, लल्लू लाल और सैदल मिश्र जी। लल्लू लाल वहाँ के भाखा मुंशी के रूप में जाने जाते थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि गिलक्रास्ट जो रहे हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। और नासिक के तोपखान की रचना किन्होंने की? सैदल मिश्र ने की, 1803 में किया। इसकी संस्कृत निष्ठ भाषा रही है। और सैदल मिश्र उन दिनों कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत भी रहे हैं। ये पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति की
और गिलक्राइस्ट की कोशिशों का यह परिणाम रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं या भाषाओं के अध्ययन का केंद्र भी रहा है और इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम के कॉलेज की स्थापना की गई 10 जुलाई 1800 को। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं इस संस्था के संबंध में थोड़ा और देख लेते हैं। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ है। शिक्षा दीक्षा के लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता ने वेल्लेस्ली के ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की और बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में यह परिवर्तन हो गया। इससे पहले अगर बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या नाम था, ओरिएंटल सेमिनरी। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्न घुमाकर भी पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर तक पहुंच सके। प्रश्न संख्या 338, गारसा दातासी की हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास किस भाषा में लिखा? आप लोगों को पता है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत गारसा दातासी ने की। अपने जो ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान के माध्यम से, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा? ये फ्रेंच भाषा में लिखा और जो ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। वर्णाकुलर पद्धति को इन्होंने अपनाया था गारसा दातासी ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं माना जाता? तो हिंदी साहित्य का ग्रंथ देख लेते हैं और फिर इधर इनके लेखक है, तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी का दिया गया है। इसमें हिंदी साहित्य एक परिचय तिरुभुवन जी का है। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं। और हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है शिव कुमार का है, ये इसमें गलत जोड़ा है, इसमें सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो समीक्षात्मक इतिहास है वो किन्होंने लिखा? वो वासुदेव सिंह ने लिखा। देख सकते हो आप, वासुदेव सिंह ने लिखा। लेकिन जो शिव कुमार शर्मा ने कौन सी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, शिव कुमार जी ने लिखी। बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1836 ईस्वी में। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो इनमें से किसका समय सबसे बाद में माना जाता है? जो रहीमदास, केशवदास, पद्माकर या घनानंद। पद्माकर का समय इनमें सबसे बाद में आएगा, क्योंकि पद्माकर रीतिकाल के प्रसिद्ध अंतिम कवि माने जाते हैं। रहीमदास जी आपको पता है भक्ति काल के कवि रहे हैं। केशवदास भी भक्ति काल में भी थे और रीतिकाल में भी इन्होंने रचनाएं की है। उसके बाद हम घनानंद की बात करेंगे। तो घनानंद जो है पद्माकर जी से पहले रहे हैं, रीतिमुक्त कवियों में शामिल है। लेकिन जो पद्माकर है 753 इनका समय रहा है। तो सबसे अंतिम कवि, सबसे बाद के कवि कौन माने जाएंगे? पद्माकर। पढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, तीनों नाटक भारतेंदु जी के। लेकिन भारत सौभाग्य जो नाटक है वो भारतेंदु जी का ना होकर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। और भारतेंदु के जो 9 सितंबर 1850 जो इनका समय दिया गया है जन्म का, 9 सितंबर 1850 में जन्म हुआ भारतेंदु जी का और 6 जनवरी 1885 में
की मृत्यु हो गई और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन कवि हुए हैं, तो वे हुए हैं भारतेंदु जी। किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी का। पढ़ते हैं आगे। भारतेंदु का मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र। ये आपको पता ही है। भारतेंदु जो है इनको उपाधि मिली हुई थी। इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? इनमें कौन सी पत्रिका जो है वो मासिक नहीं मानी जाती, मासिक पत्रिका नहीं है? तो बाल बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, तीनों पत्रिका जो ये है मासिक पत्रिका रही है। लेकिन नागरिक परिचरणी पत्रिका जो है मासिक न होकर त्रिमासिक पत्रिका रही है। देख लेते हैं आगे। त्रिमासिक पत्रिका जो रही है कौन सी? नागरिक परिचरणी पत्रिका। श्याम सुंदर दास, महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और कालिदास और राधा कृष्ण दास इनके संस्थापक माने जाते हैं। किसके? नागरिक परिचरणी पत्रिका के। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 244। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? इनमें से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? वो है रेहन पर रघु। रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास रहा है। लेकिन जब एक ब्रेक की बात करें तो एक ब्रेक जो है अलका सारवगी का उपन्यास माना जाता है। चाक जो है मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता जो है वो रणेंद्र जी का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 में हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि इनमें से किन साहित्यकारों का, कई साहित्यकार ऐसे हुए जिनका जन्म एक ही सन में हुआ है, जैसे 2011 में। तो उनमें हमें देखना है कि किस साहित्यकार का जन्म 2011 में माना जाता है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा सी, क्योंकि नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, इन सभी का जन्म 2011 में माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन रहे हैं? यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता रहे हैं शांति द्विवेदी जी। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज एक जीवनी है। और किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, जो कि इनकी पुत्री सुधा कुमारी चौहान ने लिखी है। किस नाम से? मिला तेज से तेज। किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। इनकी पुत्री सुधा कुमारी चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें हंस प्रकाशन इलाहाबाद से यह प्रकाशित भी हुई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 248। छायावाद का पतन के पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोगों को पता ही है, देवराज जो है छायावाद के पतन के लेखक के पुस्तक के लेखक रहे हैं, जो कि एक आलोचनात्मक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। एक पत्नी के नोट्स जो किसकी रचना है? जो एक पत्नी के नोट्स जो है ममता कालिया की रचना है। और इसके साथ ही कई बार परीक्षा में पूछा गया है एक पति के नोट्स। तो एक पति के नोट्स अगर पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा महेंद्र भल्ला के जो रहे हैं एक पति के नोट्स रचना के रचनाकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 250 प्रश्न संख्या। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा रहा है? तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह आप लोगों को पता ही है, जो परिंदे जो है 1859 में लिखा गया। 1859 में परिंदे जो है निर्मल वर्मा की पहला कहानी संग्रह माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी के जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको बिल्कुल व्याख्या सहित एक एक तथ्यों को देखते हुए समझते हुए कर रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई। वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।